हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल गैस लॉ के बारे में। आइडियल गैस लॉ चार तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कब होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन पी बराबर NRT। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपको पी जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा, पी वाला टर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2 भी लिख सकते हैं। यानी पी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के उसके। तो अब कुछ ग्राफ के बारे में बात करते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पी ग्राफ कर्व। तो देखिए पी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के, इसलिए आपका ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोला बनेगा। ओके, देखिए अभी नीट में से क्वेश्चन दे देता है, ऐसे दो ग्राफ बना देगा पीवी के में, और इसमें पूछेगा किसका टेम्परेचर अधिक है, कौन से ग्राफ का। ओके, ये दोनों ही ग्राफ आइसोथर्मल ही है, यानी बॉयल्स लॉ पे ही है दोनों ग्राफ। तो देखिए क्या होता है, पीवी और NRT होता है, ठीक। ये पीवी जिस प्रपोर्शन होता है उसके टेम्परेचर के, ठीक। तो पीवी होता है जिसका एरिया ज़्यादा, पीवी का मतलब क्या हो गया, जिसका एरिया ज़्यादा हो गया उसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो देखिए ऊपर वाला जो होगा इसका एरिया ज़्यादा होगा, ऊपर वाला ज़्यादा एरिया लेगा नीचे वाले से, ठीक। तो ऊपर वाला ज़्यादा एरिया लेगा, इसलिए ऊपर वाले का ज़्यादा होगा टेम्परेचर नीचे वाले से, तो इसलिए किसका अधिक होगा? T1 ज़्यादा होगा T2 से, ठीक। तो जिसका एरिया ज़्यादा उसी का टेम्परेचर अधिक हो गया, ठीक है। टेम्परेचर किसका अधिक होगा? ऊपर वाले का, क्योंकि ऊपर वाला एरिया ज़्यादा लेगा, ठीक। अब बात करते हैं VT कर्व। तो VT वाले में क्या होता है कि T कांस्टेंट है, इसी T की वैल्यू फिक्स हो जाएगी और क्या होगा, वैल्यू लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसी बात करते हैं PT कर्व। तो PT में भी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल है या फिर बॉयल्स लॉ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आपका प्रेशर क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर वैल्यू कांस्टेंट होगी। ओके, तो ये हो गया आइसोथर्मल वाला कंडीशन या बॉयल्स लॉ का कंडीशन हो गया। ओके, अब बात करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट होता है प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको आइसोबारिक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पी बराबर NRT हो जाएगा। पी बराबर क्या होता है, NRT, ठीक। तो पी क्या है, कांस्टेंट जो होगा वैल्यूम होगा उसके टेम्परेचर के प्रपोर्शनल होगा, यानी भी प्रपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, नहीं V1/T1 बराबर V2/T2 भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब आइसोबारिक में कुछ ग्राफ के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है PT कर्व। तो देखिए जो क्या है, V है प्रपोर्शनल, V और T के बीच कर्व देख लेते हैं। तो V क्या है, प्रपोर्शनल टेम्परेचर, इसलिए इसके बीच कैसा ग्राफ बनेगा आपका, ओरिजिन से क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि इसमें दो ग्राफ हैं, आइसोबारिक वाले ही दो ग्राफ हैं, इसमें किसका प्रेशर अधिक होगा, ठीक। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जैसे होता है P बराबर NRT। तो P को इधर भेज दीजिए तो आपका अगर dP/dt बराबर क्या हो जाएगा, NR/P आ जाएगा। तो ये जो स्लोप होगा dP/dP क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है। जो स्लोप होगा क्या होगा, NR/P के, यानी कि जो स्लोप है क्या हो जाएगा, स्लोप tan थीटा क्या हो जाएगा, NR/P हो जाएगा। यानी जो थीटा है यानी एंगल है, tan थीटा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके प्रेशर के, ठीक। तो जिसका एंगल कम होगा उसका क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, dP/dt क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है इसका, ठीक। स्लोप क्या है, स्लोप यानी tan थीटा क्या हो जाएगा, NR/P, यानी tan थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके प्रेशर के, ठीक। तो जिसका प्रेशर कम होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं जिसका एंगल कम है उसका प्रेशर ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो देखिए इस वाले जो नीचे वाला इसका एंगल कम है इसलिए इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर वाला का क्या एंगल ज़्यादा है इसलिए इसका प्रेशर कम होगा, तो नीचे वाला का प्रेशर ज़्यादा होगा इस वाले ग्राफ में, ठीक। तो P2 इसमें ज़्यादा होगा P1 से। ओके, अब बात करते हैं PT और PV के बीच ग्राफ। तो P क्या है, कांस्टेंट है, जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी चार्ल्स लॉ है इसमें, इसलिए क्या प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रेशर तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा और टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा P और T के बीच। ऐसी बात करें PV में, तो P क्या है, कांस्टेंट है और वैल्यूम क्या है, बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये हो गया चार्ल्स लॉ, यानी आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं गैलोसियस लॉ। जब क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, जब वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तब क्या लगता है, गैलोसियस लॉ लगता है, ठीक। इसमें क्या होता है, आइसोकोरिक, इसको जब कांस्टेंट वैल्यूम होता है इसीलिए इसको आइसोकोरिक भी बोलते हैं, ठीक। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको आइसोथर्मल होते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबारिक, जब वैल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक कहते हैं, ठीक। ये कांस्टेंट वैल्यू वाला इक्वेशन कौन दिया था, आपका गैलोसॉक लॉ ने दिया था, ठीक, गैलोसॉक ने दिया था। इसमें क्या है कि भाई P/NRT, यानी जब क्या है आपका वैल्यूम कांस्टेंट यानी P प्रपोर्शनल होगा उस टाइम टेम्परेचर के, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1/T1 बराबर P2/T2। ओके, अब बात करते हैं P और T के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, तो P प्रपोर्शनल टेम्परेचर के बीच, इसलिए इसका भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, एकदम सेम उसी की तरह होगा जो आपका आइसोबारिक वाला है, ठीक। तो ये क्या है, P और T के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से, ठीक। अब बात करते हैं यदि दो ऐसे इक्वेशन दिए हैं, दो मतलब आइसोकोरिक वाले ही हैं प्रोसेस, ठीक। दोनों में क्या है अलग, अब इसमें पूछेगा कि इसका वैल्यूम अधिक होगा तो सेम वही सर उसी तरह होगा, जिसका स्लोप dP/dt क्या होगा, NR/V हो जाएगा, यानी जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप यानी tan थीटा, उसका वैल्यूम कम होगा। तो ये भी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यूम के। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, स्लोप बराबर क्या होता है, dP/dt बराबर NR/V आएगा। भाई आइडियल गैस इक्वेशन से भी आप लगा के देख सकते हैं।
तो डी पी बाई डी वी एन आर बाई बी, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका वैल्यूम कम होगा। ओके, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वैल्यूम कम। ठीक, यानी कि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी देखिए किसका स्लोप ज़्यादा है, ऊपर वाले स्लोप ज़्यादा है इसलिए ऊपर वाला कम होगा, नीचे वाला स्लोप कम है तो नीचे वाले का वैल्यूम ज़्यादा होगा, तो नीचे वाले ने V2 ज़्यादा होगा V1 से। ओके, एकदम सेम उसी की तरह है, आइसोबारिक प्रोसेस की तरह है, बस यहाँ पे P हो जाता तो वहाँ पे इक्वेशन से, सेम उसी की तरह आइसोबारिक की तरह ही है, आइसोकॉरिक एकदम सेम उसी की तरह है ग्राफ। ओके, बस आइसोथर्मल में क्या होता था, ऊपर वाला अधिक होता था क्योंकि उसमें हम एरिया लेते थे, PV का एरिया लेते थे आइसोथर्मल में। ओके, तो ये भी उसी की तरह है। इसमें बात करते हैं V और T के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, तो वैल्यूम कांस्टेंट है तो वैल्यूम की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, वैल्यूम वाला वैल्यू फिक्स हो जाएगा, यानी टेम्परेचर लगता है बढ़ता जाएगा। ऐसे इसमें क्या है पीवी में क्या होगा, वैल्यू फिक्स हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होगा लगता है बढ़ता जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, दे नीड टू रन 13 क्वेश्चन है, क्या है इन डायग्राम इन ग्राफ इन गिवन VT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2। तो देखिए ग्राफ किसमें दिया है, ये डायग्राम में V और T के बीच ग्राफ दिया है, यानी कौन सा है, आइसोबारिक वाला प्रोसेस है। आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट है, ये वाला प्रोसेस दिखा रहा है। ओके, तो आइसोबारिक हो चाहे आइसोकॉरिक हो, दोनों में ही क्या होता है आपका स्लोप, यानी कि नीचे वाला ग्राफ ज़्यादा होता है। ठीक, यानी जो स्लोप होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। ठीक, यानी जो DP बाई DV NR बाई P होता है। ठीक, तो स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी जिसका नीचे वाला अधिक होगा ऊपर वाले से, तो नीचे वाला का प्रेशर अधिक होगा, नीचे वाला ग्राफ ज़्यादा होगा, यानी नीचे वाला प्रेशर अधिक होगा ऊपर वाले से। आंसर क्या होगा B। ठीक, B में क्या है P1 ज़्यादा है P2 से, आंसर कौन सा होगा B। ओके, नीड टू 11 क्वेश्चन है, क्या है 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एट 0 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर इज इट हीट टू डबल इज वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या है, बोला 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कोई 4 मोल का आइडियल गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट कांस्टेंट प्रेशर, जब क्या है यहाँ बोले प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, इट इज हीट टू डबल, इसके हीट को क्या किया जाता है डबल टू इस वैल्यूम, तो इसके वैल्यूम क्या कर दिया जाता है डबल कर दिया जाता है। देन इट्स फाइनल टेम्परेचर विल बी, तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ओके, तो भाई यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर कितना है, यानी इसको हम कैल्विन में चेंज कर देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो 273 कैल्विन हो जाएगा। ठीक, वैल्यूम पहले क्या था V था, बाद में क्या हो गया डबल हो गया, बाद में क्या होगा 2V हो गया, तो हमको टेम्परेचर बताना है T2 क्या होगा। ओके, जब वैल्यूम 2V होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा भाई हमसे पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, बोल दिया है कांस्टेंट प्रेशर है तो भाई V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2 हो जाएगा। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बाई V2 बराबर T1 बाई T2। ठीक, तो पहले क्या था V था, बाद में 2V हो गया, और टेम्परेचर भाई 273 था, और बाद में हमको निकालना है T2 की वैल्यू। ठीक, तो ये V से V कट गया, यहाँ T2 बराबर हो जाएगा 546 कैल्विन। ठीक, तो ऐसा आंसर कोई दिख ही नहीं रहा आपको, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर दिया है, इस कैल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 273 से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा -273, आंसर कौन सा होगा B। ओके, अब बात करते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ठीक, ये क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वैल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। ठीक, मतलब क्या बोला है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो उस टाइम जो आपका वैल्यूम है उसका नंबर ऑफ मोल के प्रपोर्शनल होता है। ठीक, ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वैल्यूम प्रपोर्शनल होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक, V प्रपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, V बाई एन बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, V बाई एन। ठीक है, V और एन के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, वही सेम बीच से यानी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से बनेगा। ओके, इससे फिजिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं एवोगाड्रो लॉ से बहुत सारे, इसमें क्वेश्चन नहीं है आपके फिजिक्स में। ओके, अब बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, P NRT, ये सब जानते हैं। यहाँ P क्या है प्रेशर है, V क्या है वैल्यूम है, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, R क्या है गैस कांस्टेंट है, R। ठीक, जिसकी वैल्यू होती है 0.02 ATM लीटर अपन मोल कैल्विन। ओके, अब बात करते हैं जैसे मान लीजिए प्रेशर ATM में दिया है तो एक ATM को एक बार भी बोला जाता है। ठीक, एक ATM को एक बार बोला जाता है, और 10 की पावर 5 पास्कल, ये 10 की पावर 5 पास्कल है तो वो ATM बोल सकते हैं उसको। यदि आपके पास 10 की पावर 5 पास्कल है तो उसको हम बोल सकते हैं एक ATM। यदि आपके पास 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है तो भी हम उसको बोल सकते हैं एक ATM। ओके, ये 760 mm HG आपके पास है तो इसको हम बोल सकते हैं 1 ATM। ठीक, ये सभी है, इसको चेंज करने के लिए आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ये सब आप जानते ही होंगे। 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ क्यूब, तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब है तो उसको 1 लीटर हम बोल सकते हैं। ठीक, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको हम बोल सकते हैं 1 लीटर, 1 डेसीमीटर है तो उसको हम बोल सकते हैं 1 लीटर। ओके, अब बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन इन डेंसिटी के टर्म में। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। आइडियल गैस इक्वेशन को डेंसिटी टर्म में कैसे बोल सकते हैं, तो PM बराबर रो RT, रो क्या है यहाँ डेंसिटी है। ठीक, PM बराबर रो RT। ठीक, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रो बराबर PM बाई RT। ओके, आप इसको D भी बोल सकते हैं रो को, जो भी आप फॉर्म में लिखना चाहें डेंसिटी को। ठीक, P यहाँ क्या है प्रेशर है। ठीक, M क्या है मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट वो भी kg में।
ओके, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट भी इसको बोलते हैं, ठीक। जैसे हो गया सोडियम के लिए होता है 23, हाइड्रोजन यदि गैस है तो इसके लिए देखिए बता दें आपको मैं, यदि गैस है तो इसके लिए 2 लिखेंगे, क्योंकि ऐसे तो हाइड्रोजन का 1 होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, लेकिन गैस इसे हमेशा गैस के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन बोले तो समझ लीजिए गैस है। ओके, अब बात करते हैं रो। तो रो ये क्या है, डेंसिटी है, ठीक। रो आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर। ओके, यदि हम बात करें एक मॉलिक्यूल गैस के लिए बात करें तो रो बराबर पी स्मॉल एम अपॉन के टी हो जाता है, ठीक। तो एक मॉलिक्यूल के लिए पूछ दे, एक मॉलिक्यूल के लिए गैस ये डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी बराबर रो बराबर पी एम अपॉन के टी, ठीक। पी क्या है, यहाँ प्रेशर है, टी टेम्परेचर है, के यहाँ पे क्या है, वोल्टमैन कांस्टेंट है, ठीक। के क्या है, वोल्टमैन कांस्टेंट है। एम यहाँ पे क्या आ गया, आपका मास आ गया। वहाँ पे क्या होता था, एटॉमिक वेट होता था, ठीक। यहाँ क्या मास या वेट है, वेट ऑफ अ वन मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे वेट है एम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉल एम। ओके, वहाँ पे क्या होता था, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे कैपिटल एम होता था, ठीक। रो बराबर पी एम अपन आर टी। यहाँ एम क्या है, कैपिटल एम, यानी यहाँ क्या है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को बताता है, ठीक। जब एक मॉलिक्यूल के लिए बोले तो यहाँ पे क्या होगा, रो बराबर पी स्मॉल एम अपॉन के टी, ठीक। जाके क्या वोल्टमैन कांस्टेंट है, एम क्या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। दे नीड 2020 का है क्वेश्चन, क्या है, एक क्या है, सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट एस प्रेशर क्या है 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन डेंसिटी इज। तो इसका डेंसिटी क्या होगा, एक सिलेंडर इसमें क्या हाइड्रोजन गैस भरा है जिसका प्रेशर इतना है, इतना, और टेम्परेचर इतना है, तो इसका बोला डेंसिटी क्या होगा। आर की वैल्यू भी आपको दे दिया, सब कुछ दे दिया। पी एम बराबर रो आर टी आप लगाइए, ठीक। यहाँ रो बराबर पी एम बाई आर टी भी लिख सकते हैं, रो हमको डेंसिटी पूछा है, ठीक। तो पी की वैल्यू ऑलरेडी लिख देना कितना 249 किलो पास्कल है, ठीक। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, किलो पास्कल है, ठीक। अब बात करते हैं मास। हाइड्रोजन के हमेशा गैस बोलेगा तो गैस में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यह है ये एटम्स है, एटम में क्या हो जाएगा 2 हो जाए होता है मॉलिक्यूल, ठीक। हाइड्रोजन गैस है इसलिए क्या हो जाएगा 2 होगा, 1 मत लिखिएगा। 2 × 10⁻³ होगा, ठीक। ये देखिए अब ये हो जाएगा आपका गैस कांस्टेंट कितना है, ये 8.3 दिया है आर की वैल्यू, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड कैल्विन चेंज करेंगे कितना है 300 कैल्विन हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, देखिए ये 10⁻³ है -3, ये +3 कट जाएंगे, ये हो जाएगा लगभग ऊपर आ जाएगा लगभग 250, इसको मान लें तो 500 हो जाएगा, 500 ये हो जाएगा 250, ठीक। तो लगभग हम करेंगे तो 1/5 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 0.2 kg अपॉन मीटर क्यूब, यानी आंसर क्या होगा ए। ओके, तो इजी क्वेश्चन है। ये 2016 का क्वेश्चन है, क्या है, इन ए गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस occupied a volume V at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of gas is m. Which of the following given the density of the gas? तो इसमें कौन सा इक्वेशन डेंसिटी ऑफ गैस का है, यहाँ सब चीज़ बता दिया है। गिवन सैंपल ऑफ आइडियल गैस का, इसका वॉल्यूम V है, प्रेशर P है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, और इसका मॉलिक्यूलर मास यानी जिसका मास बोल दिया, देखिए मास क्या है m, स्मॉल m है, ठीक है। वोल्टमैन कांस्टेंट आप जानते हैं क्या है, तो रो बाय पी एम अपॉन के टी, तो के टी वाला ही फॉर्मूला दिया है। तो डेंसिटी हमसे पूछा, डेंसिटी वाला क्या होता है, पी एम स्मॉल एम अपॉन के टी, पी एम अपॉन के टी। ओके, आंसर कौन सा होगा, सी। अब बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बहुत सारे पॉस्टुलेट हैं, ठीक। आपके एनसीईआरटी में ये पॉस्टुलेट दिए हैं, आपको याद करना होगा, ठीक। तो सबसे पहले आपका ये पॉस्टुलेट माना गया है कि जो गैस होते हैं वो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। तो गैस किससे मिलकर बने होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट मास शेप एंड साइज। और जितने भी मॉलिक्यूल्स है गैस के सभी के सेम साइज बोल दिया है, सेम साइज है, सबका मास भी सेम है, सबका साइज भी सेम है, ठीक। शेप साइज सब कुछ सेम है सभी का। ओके, तो पहला पॉस्टुलेट क्या है, जो गैस हो किससे बन के बने, एटम और मॉलिक्यूल से बने, ये सब हम जानते हैं। दूसरा क्या है कि जो गैस है उसकी साइज और शेप और मास सबके कुछ क्या है सेम है, ठीक, जो गैसेस हैं। तीसरा क्या है कि मॉलिक्यूल आर कांस्टेंट इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो जो ये मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल का, क्या हो रहा है कि आपस में टकराते हैं ये गैस मॉलिक्यूल, इनका जो मोशन है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन हम मानते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मानते हैं। इसे स्ट्रेट लाइन है तो केवल क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन ही होगा उनमें, नो वाइब्रेशन नो रोटेशनल वाइब्रेशन हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक। तो क्या मॉलिक्यूल आर कांस्टेंट इन रैंडम मोशन, उनका मोशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है और रैंडम होता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन की तरह। इसलिए केवल क्या करते हैं, ओनली ट्रांजिशनल मोशन ही कंसिडर किया जाता है, नो वाइब्रेशन नो रोटेशन, तो रोटेशनल वाइब्रेशन को कंसिडर नहीं किया जाता है। दूसरा चौथा पॉइंट आता है कि कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर इलास्टिक इन नेचर। तो गैस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोलिजन होता है गैस मॉलिक्यूल का वो इलास्टिक ही हम मानते हैं, ठीक। तो गैस के जितने भी मॉलिक्यूल हम सबको क्या मानते हैं, वो इलास्टिक ही कोलाइड करते हैं, ठीक, आपस में टकराते रहते हैं। इसी के अगला क्या है, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उनके बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है एक दूसरे के बीच वो नहीं है। ओके,
अगला क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर नेग्लिजिबल वैल्यूम, तो उनका वैल्यूम बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक, तो हम गैस के मॉलिक्यूल को हम क्या मानते हैं, उनका वैल्यूम बहुत कम है, उनका वैल्यूम हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि हम हमेशा वैल्यूम कैसे लेते हैं, जो उनका कंटेनर में जो उनका वैल्यूम होता है हमेशा कंटेनर को हम लिया जाता है वैल्यूम, हम गैस के मॉलिक्यूल का वैल्यूम नहीं लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आया है। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस है केवल डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। ठीक, तो अभी आगे देखेंगे भी इसका जो फॉर्मूला बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी है गैस का केवल डिपेंड करता है किस पे, उसके टेम्परेचर पे ना। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है केवल टेम्परेचर पे, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो गैस मॉलिक्यूल जब क्या होता है कोलाइड करते हैं आपस में टकराते हैं, तो टकराने के बाद उनमें क्या होता है कि उनमें काइनेटिक एनर्जी आता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी से वो टकराते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी है उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ता है। ठीक, तो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उतने ही मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा कोलाइड करेंगे। और देखिए बोला है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में यानी 0 केल्विन पे क्या होता है काइनेटिक एनर्जी उनका 0 होता है, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बहुत ही कम है। 0 केल्विन सिर्फ उनका काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, यही इसी पॉइंट। ओके, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 7 पोस्टुलेट हैं, आपको याद करना है एनसीईआरटी में। ये देखिए 1990 बहुत पहले क्वेश्चन है, क्या अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है। ठीक, तो क्या बोला है वाटर फ्रीज हो जाए, जम जाएगा, ये तो नहीं पूछ रहा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से हमें बताना है कि क्या हो रहा है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसमें क्या हीलियम फ्रीज होता है, नहीं। काइनेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, यानी मॉलिक्यूलर मोशन क्या होता है स्टॉप होता है। आंसर क्या होगा सी। ओके, 2019 का क्वेश्चन है ये भी, क्या बोला है इन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फील्ड इन कंटेनर वुड बी लीड टू, तो आप इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो क्या बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने बताया था, टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ने पे क्या इंक्रीज होता है, केवल काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। प्रेशर डिक्रीज होगा, डिक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंक्रीज होगा मास, नहीं कुछ नहीं, क्या इंक्रीज होगा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। अब बात करते हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो पोस्टुलेट हमने पढ़ा उसी से निकलता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है आपका, इसी से निकलता है, उसी काइनेटिक गैस थ्योरी के पोस्टुलेट से। तो उसमें आता है पी बराबर 1/3 mVRMS का स्क्वायर इंटू ईयर। ठीक, यहाँ पी क्या है प्रेशर है, एम क्या है मास है। ठीक, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल है, एक गैस का मॉलिक्यूल का मास है। ठीक, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। एन क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। वी क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस है। ठीक, ये वी क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस है। और VRMS क्या है रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। ठीक, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल एम है कैपिटल एम मत समझ लीजिएगा। पहला चीज़ यहाँ पे क्या है पी बराबर 1/3 mVRMS का स्क्वायर इंटू एन। ठीक, तो पी भी देखिए क्या है ये एनर्जी का टर्म है, और ये भी क्या है हाफ mv स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर नीचे हम 2 से ऊपर इंटू कर दें और 2 से नीचे, तो ये क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला टर्म हाफ mv स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म बन जाएगा। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म बन जाएगा ये टर्म, इतना टर्म काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा 3/2 PV। ये 3 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 PV। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 PV, तो ये बन जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 nRT। तो ये देखिए यही इंपॉर्टेंट है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है केवल किस पे डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। तो ये इक्वेशन आपका आ गया। ठीक, तो याद कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 3/2 nRT, या काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 PV। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन है। ओके, अब बात करते हैं फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 3/2 kT। यहाँ क्या आ जाए वोल्टमैन कांस्टेंट आ जाएगा केवल। ठीक, जहाँ 1 मोल बोल दिया वहाँ पे के लगा दीजिएगा वोल्टमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 kT, के क्या है वोल्टमैन कांस्टेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो 3 टर्म है यानी क्या बता रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है ये। ठीक है, यदि आप जानते होंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है ये, ऑलरेडी आप ये पढ़े होंगे यदि कभी, तो आप पढ़े होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या होता है 3 किसके लिए होता है केवल ट्रांजिशनल मोशन के लिए होता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को यही बताया क्या हो रहा है केवल ट्रांजिशनल मोशन हो रहा है। तो ऑलरेडी हमने इसमें बता दिया था आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि इसमें क्या होता है कौन से कंसिडर करते हैं, केवल हम ट्रांसलेशनल मोशन ही कंसिडर करते हैं। ठीक, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका एफ आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है काइनेटिक गैस इक्वेशन का। ओके, दे नीट 1991 का क्वेश्चन बहुत पहले क्वेश्चन आता था इस पर बहुत ज़्यादा, अब इधर भी नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ द गैसेज, तो रिलेशन बिटवीन बताना है प्रेशर और एनर्जी के बीच कैसे रिलेशन है। तो अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 3/2 PV। ठीक, हमको किस में बताना है पी के टर्म में पूछा है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 2/3 ई लिख सकते हैं भी, इसी बाई भी को ये ई बोला है। ठीक, तो पी बराबर 2/3 ई भी लिख सकते हैं इसको, आंसर क्या होगा ए। ओके, तो अभी आपने देखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस काइनेटिक इक्वेशन में, काइनेटिक गैस इक्वेशन देखा कि जो वेलोसिटी होता है वो किसका होता है RMS वेलोसिटी होता है। तो मॉलिक्यूल का वेलोसिटी हमेशा RMS के फॉर्म में ही कंसिडर होता है। ठीक, तो RMS वेलोसिटी होता है क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको बोलते हैं। ठीक,
RMS वेलोसिटी VRMS इसको लिखते हैं क्या होता है √3RT/m होता है, ठीक। तो फिर से VRMS क्या होता है √3RT/m, यहाँ R क्या है गैस कॉन्स्टेंट, T क्या है टेम्परेचर, M क्या है मॉलिकुलर वेट है या एटॉमिक वेट भी है इन kg। इसको प्रेशर और डेंसिटी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो VRMS क्या होता है √3p/ρ भी लिख सकते हैं। यहाँ R क्या है गैस कॉन्स्टेंट, इसके लिए होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, T क्या है टेम्परेचर इन केल्विन है, और M क्या है मॉलिकुलर मास इन kg, हमेशा kg में रखते हैं, ओके। अब बात करते हैं VRMS क्या होता है रूट, इसको यदि एक मॉलिक्यूल के लिए पूछ दे, ठीक, फॉर वन मॉलिक्यूल गैस के लिए क्या बोला जाएगा VRMS √3kT/m, जहाँ स्मॉल m क्या है वेट है, ठीक, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल के लिए, ठीक, वन मॉलिक्यूल के लिए वेट है, और के क्या वोल्टमैन कांस्टेंट है, ओके। ये 2015 क्वेश्चन है, क्या है द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड वुड बी गिवन बाई। तो RMS स्पीड हमसे पूछा है क्या होगा एक गैस ऑक्सीजन गैस के लिए क्या होगा, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन गैस इसे मॉलिक्यूलर वेट क्या रखेंगे 16 ना रखें 32 रखेंगे, क्योंकि क्या है गैस है, ठीक। तो ऑक्सीजन गैस के लिए क्या होगा, तो मास क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा m = 32 × 10⁻³ क्योंकि kg में रखते हैं। टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कैल्विन चेंज करके क्या हो जाएगा 300 कैल्विन हो जाएगा, ठीक। और R क्या है 8.31 होता है, ठीक। और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V √3RT/m, ठीक। यहाँ V √3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, R की वैल्यू 3.1 हो जाएगी, और टेम्परेचर 300/32 × 10⁻³ हो जाएगा। आपका V की वैल्यू आ जाएगी लगभग 500, ठीक। मतलब इसको सॉल्व करेंगे यानी से क्या होगा A, ठीक। मैंने सॉल्व किया लगभग 500 यानी क्या हो जाएगा 483 होगा, ओके, मीटर पर सेकेंड। 2015 क्वेश्चन है, क्या है द रेशियो ऑफ RMS स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट प्रेशर P है टू डेट ऑफ प्रेशर 2p, तो P से 2p हो गया, तो RMS स्पीड क्या होगा वही पूछ रहा है, तो V √3p/ρ लगाएंगे, ठीक। यानी ये क्या है यदि आपका डेंसिटी कांस्टेंट बोला कुछ नहीं बोला तो डेंसिटी हम कांस्टेंट मान लेंगे। ये प्रेशर होगा उसके किसके वैल्यूम होगा उसके किसके, अरे VRMS स्पीड किसके प्रपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के रूट के प्रपोर्शनल हो जाएगा VRMS स्पीड, तो V1/V2 बराबर √P1/P2 हो जाएगा, ठीक। तो पहले P था बाद में क्या हो गया 2p हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/√2, ऐसा क्या होगा C, ओके। 2016 क्वेश्चन है, क्या है द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस हैव RMS स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। एक मॉलिक्यूल है किसी गैस का जिसका RMS स्पीड कितना है 200 मीटर पर सेकेंड है, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर जो है 1 × 10⁻⁵ प्रेशर है, ओके। वैन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर एक्सपेक्टेडली, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाता है 127 डिग्री और क्या हो जाता है 0.05 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर क्यूब -2, ओके। तो फिर क्या होगा द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर भी टर्म में दिया है, दोनों के टेम्परेचर के टर्म और प्रेशर दोनों टर्म में दिया है, देखिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों टर्म में दिया है, तो हमेशा आप टेम्परेचर ही ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा गैस इक्वेशन किस पे फॉलो करता है टेम्परेचर पे ही फॉलो करता है, ठीक। इसलिए आप हमेशा टेम्परेचर को ही कंसिडर करेंगे जब दोनों दिया हो, टेम्परेचर प्रेशर दोनों दिया हो, तो आप टेम्परेचर से ही करेंगे। तो VRMS बराबर क्या था √3RT/m वाला लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पहले टेम्परेचर क्या था 300 केल्विन था, बाद में कितना होगा 400 केल्विन हो गया, इसको केल्विन में चेंज करेंगे, ठीक। भाई V1/V2 बराबर क्या हो जाएगा √T1/T2। सेम मॉलिक्यूल के लिए इसे मास कोई चेंज होगा नहीं, मास की वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक। V1/V2 √T1/T2 हो जाएगा। V1/V2 पहले कितना था 300, बाद में कितना होगा 400, तो रूट हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा √3/4 क्या हो जाएगा बाहर 2 आ जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो V2 बराबर कितना है 400/√3, ओके। आंसर क्या होगा D, तो 400/√3। जो मॉलिक्यूल है उसमें हम केवल उसका RMS स्पीड ही हम कंसिडर करते हैं, लेकिन क्या है उसके दोनों वेलोसिटी भी हो सकते हैं, उसके एवरेज वेलोसिटी भी होता है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी होता है, ठीक। लेकिन हम मेनली जब गैस इक्वेशन लिखते टाइम कौन सा वेलोसिटी फॉलो करते हैं उसका RMS स्पीड वाला ही फॉलो करते हैं, ठीक। इसमें यदि पूछ दिया आपसे एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी होगा गैस मॉलिक्यूल के लिए V एवरेज क्या होगा √RT/m, ठीक। इसको याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन कभी नहीं बना है, ठीक। तो V एवरेज क्या होगा √RT/m, ठीक। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यदि पूछे तो VMP बराबर क्या होगा √2RT/m, ठीक। तो एक बार फिर से VRMS क्या होता है √3RT/m होता है, V एवरेज क्या होता है √8RT/m, ठीक। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है √2RT/m, ओके। इसी को अब मैक्सवेल ने अपना इक्वेशन दे दिया, तो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक। इसमें स्पीड सभी स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिखा दिया कि कैसे कैसे इक्वेशन है, तो इन्होंने बताया जो VRMS स्पीड सबसे अधिक होता है, इसको इसलिए सबसे अधिक कंसिडर करते हैं, ठीक। यही तो इन्होंने क्या लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा फ्रैक्शन लिए मॉलिक्यूल के, ऐसे उसकी वेलोसिटी देखा, तो इन्होंने देखा कि जो VRMS स्पीड है इससे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिले, ओके।
सॉरी वी एवरेज पे सबसे अधिक मॉलिक्यूल इनको मिले। यहाँ वी एवरेज पे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले, ठीक। लेकिन इन्होंने बताया कि जो वी आर एम एस इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम वी आर एम एस वाला ही कंसिडर करते हैं, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल कहाँ पे मिले, वी एवरेज वाले पे मिले, ठीक। अब बात करते हैं वी आर एम एस सबसे अधिक होता है इसका स्पीड, क्योंकि वी आर एम एस का तो √3 RT/m होता है, ठीक। उसके बाद आता है वी एवरेज √8 RT/πm होता है, ठीक। उसके बाद आता है वी एम पी यानी मोस्ट वेरिएबल वेलोसिटी होता है, यानी √2 RT/m, ठीक। तो ये आपका ऑर्डर है, इसी इक्वेशन से आता है कि सबसे अधिक स्पीड किसका होता है, वी आर एम एस, इसलिए इसको ही कंसिडर करते हैं गैस इक्वेशन, ओके। अब बात करते हैं मीन फ्री पाथ। इस पर क्वेश्चन आया है 2-3 बार, ठीक। तो क्या एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। तो क्या होता है, जब 2 सक्सेसिव कोलिजन होता है तो जितना मॉलिक्यूल एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो जब 2 कोलिजन होता है उसमें जो एवरेज डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसे क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक। इसे लैम्डा डिनोट करते हैं, लैम्डा बाई एम बराबर क्या होता है 1/√2πn/d², ठीक। लैम्डा बाई एम बराबर क्या होता है 1/√2πn/d², ठीक। डी क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का डायमीटर है, ओके। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक। इसे नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको कैपिटल एन के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, लैम्डा एन बराबर यहाँ कैपिटल एन यानी लिख सकते हैं कैपिटल एन बाई भी, यानी कि v/√2πn/d² भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसी को हम एन बाई भी, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन भी ऊपर चला जाएगा, v/√2πn/d²। तो ये ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गया है, ओके। इसी क्वेश्चन भी है आपके 2020 क्वेश्चन है, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस एज। तो भाई मीन फ्री पाथ की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो लैम्डा बराबर क्या होता है 1/√2πn/d², तो 1/√2πn/d², ठीक। √2πn/d², आंसर क्या है सी, ओके। सॉरी यहाँ पे तो n² भी है ना, √2πn/d², आंसर क्या है बी, ओके, √2πn/d²।